आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग को सबसे पहले प्रेजेंट, फ्यूचर एंड पास्ट इकोनॉमी के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कि हमारा अभी का इकोनॉमी कैसा है, पहले का इकोनॉमी कैसा था और आगे आने वाला इकोनॉमी कैसा होगा। ठीक है, तो अगर हम आज की बात करें तो आज हम जिस इकोनॉमी में रहते हैं वो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी। कौन सी इकोनॉमी है? वो है हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि जहां पर प्राइवेट एंड पब्लिक दोनों सेक्टर से इनकम जनरेट हो हमारी इकोनॉमी में, उसे हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को अगर हम मिला दें तो वो मिक्स्ड इकोनॉमी बनती है हमारी कंट्री के लिए। ठीक है, अब बात है कि इंडियन इकोनॉमी हमें पढ़ना है इंडिपेंडेंस ईव का, मतलब देश जब आजाद हो रहा था तब हमारी इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी। ठीक है, तो चलो देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि इंडियन इकोनॉमी हमारे देश में सबसे पहले सेल्फ सफिशिएंट थी। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब आत्मनिर्भर थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चरल लैंड यानी वनस्पति, हैंडीक्राफ्ट सामान, रिच हैंडीक्राफ्ट जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज ये थी कि हमारे यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट एंड स्टेबल इकोनॉमी प्रेजेंट थी। अब ये इकोनॉमी किस वक्त थी? ये इकोनॉमी थी हमारे प्री कॉलोनियल के समय। प्री कॉलोनियल, ठीक है ना, प्री कॉलोनियल का मतलब क्या होता है समझिए, कि उस समय हमारे देश में किसी भी बाहरी देश के लोगों का शासन नहीं हुआ करता था। ठीक है, मतलब हम खुद से मेहनत करके फसल उगाते थे, हैंडीक्राफ्ट सामान बनाते थे, प्रोडक्ट बनाते थे और उन्हें बाहर के देशों में क्या करते थे? भेजते थे, बेचते थे। ठीक है, जिसके कारण हम बहुत ज्यादा सेल्फ सफिशिएंट हो गए और जिसके कारण हमारा इकोनॉमी भी जो है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया। और ये जो चीज थी वो हमारे लिए मेजर फीचर्स में थी। मेजर फीचर्स का मतलब कि हमारा जो इकोनॉमी है पूरी तरह इस पे ही निर्भर था। ठीक है, कि हम लोग खुद से क्या करते थे? एग्रीकल्चरल करते थे, वनस्पति उगाते थे और हैंडीक्राफ्ट सामान बनाते थे, प्रोडक्ट्स बनाते थे डिफरेंट टाइप्स का। ठीक, और इसके कारण हमारा जो देश का इकोनॉमी था वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया। लेकिन जब कॉलोनियल लागू हुआ, कॉलोनियल एक्चुअली में है क्या, पहले आप ये समझिए। कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? तो इंडिया में कॉलोनियल जो है वो चालू हो गया था हमारा 1757 में। कब हो गया था चालू? 1757 में कॉलोनियल हमारे देश में चालू हो गया। अब इस कॉलोनियल का मतलब क्या होता है, ये वर्ड क्या डिराइव करता है? ठीक है, तो जब बाहर के किसी शक्तिशाली देश के लोगों का शासन हमारे देश में होने लगा तो उसे हम लोग कोलोनियलाइजेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? कोलोनियलाइजेशन। ठीक है, इसका मतलब ये था कि दूसरे देश के ताकतवर लोग, राजा हमारे देश में आते, हमारे देश के लोगों को मजदूर बनाते और हमारे ही देश के वनस्पति और खनिज पदार्थों का उपयोग खुद स्वयं के लिए करते, खुद के लिए करते, सेल्फ यूज करते और वो अपने बेनिफिट के लिए ये काम करते थे। ठीक है, कॉलोनियल लागू से क्या हो गया कि दूसरे देश के शक्तिशाली लोग हमारे देश में आते, हमारे जमीनों को कब्जा करते, हमारे ही देश के लोगों को क्या बनाते? लेबर, मजदूर बनाते और उन्हीं से वनस्पति को क्या करते? उगाते और खुद के लिए क्या करते? यूज करते। ठीक, और जो हम लोग डिफरेंट टाइप्स के बोल सकते हैं खनिज पदार्थ, रिसोर्सेस, उनको क्या करते हो? सेल्फ सफिशिएंट यूज करते हैं। ठीक है, सेल्फ के लिए यूज करते हैं हमेशा। तो कॉलोनियल लागू जब हुआ 1757 में, तो ब्रिटिशियर्स का यह कहना था
कि अब हम तुम्हारे देश को क्या करेंगे, चलाएंगे। हमारे देश को चलाने का मतलब क्या था कि हमारा जो सबसे पहला चीज था एग्रीकल्चरल्स, और दूसरा था हैंडीक्राफ्ट सामान, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे कब्जा करना। ठीक है, हमारे एग्रीकल्चरल जितने भी जगह थे, जमीन थे, उनको वो क्या करते थे, अपने लिए यूज करते, और हमारे हैंडीक्राफ्ट सामान को क्या करते थे, बाहर देशों में बेचने से रोकते और बनाने से भी रोकते। अब इसका मेन मुद्दा क्या था, मेन रीजन क्या था? मेन रीजन ये था कि वो खुद के सामानों को क्या करते, बनाते, और किससे बनाते, हमारे ही देश के लोगों से बनाते। मतलब वो हमारे देश में आके हमारे लोगों पे क्या करते, राज करते, और उन्हें मजदूर बना के क्या करते, उनसे सामान बना के बाहर के देशों में क्या करते, एक्सपोर्ट करते, मतलब बेचते, जिनसे जो इनकम रिसीव होता है, इनकम जनरेट होता था, वो खुद के लिए रखते थे, ना कि हमें देते थे। ठीक है, ये कॉलोनियल नियम का सबसे पहला स्टेप था। अब कॉलोनियल नियम लागू होने से कौन कौन से सेक्टर्स में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा? तो सबसे पहले जो इफेक्ट पड़ा था वो पड़ा था एग्रीकल्चरल लैंड पे। ठीक है, लेकिन कॉलोनियल जब लागू हुआ हमारे देश में 1757 में, तो उससे पहले हमारा एग्रीकल्चरल कैसा था, और उसके लागू होने से, उसके होने से जब बाहर के दोस्त लोग हमारे यहाँ पर आके हमें पे राज करते, तो उस समय का सिचुएशन कैसा था। अब उन चीजों को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट करके देखते हैं कि एग्रीकल्चरल तब कैसा था और एग्रीकल्चरल कॉलोनियल लागू होने के बाद कैसा था। ठीक है, तो चलिए देखिए हम लोग ये चीज, तो चलिए देखिए कि जब एग्रीकल्चरल सेक्टर था हमारा एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ईव, तब हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर किस तरह से फंक्शन करता था। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसमें सिचुएशन क्रिएट हुई थी इंडिपेंडेंस ईव के टाइम पे, कि सबसे पहला तो हमारा ये प्रॉब्लम था कि हमारे पास स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड लैंड हुआ करती थी, लैंड होल्डिंग थी। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है कि स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड का मतलब क्या होता है कि उस समय सिचुएशन कुछ इस तरह से थी कि कुछ जमीन अपने परिवार के लोगों के लिए वो लोग क्या करते थे, होल्ड करके रखते थे, हेल्ड करके रखते थे। ठीक है, मतलब कि ये जमीन हमारी है, हम किसी को नहीं देंगे, इस जमीन पे हम ही क्या करेंगे, वनस्पति उगाएंगे, इस पे हम लोग किसानी करेंगे, और इस जमीन से जो वनस्पति होगी, उत्पादन होगी जिस खनिज पदार्थ की, उस चीज को हम लोग क्या करते थे, खुद के लिए यूज करते थे। ठीक है, इनका ये कहना था कि वो जमीन में जो भी वनस्पति होगी वो हमारी होगी। सपोज कि मेरे पास एक जमीन है, उस पे मैं एग्रीकल्चरल करना चाहता हूँ, मतलब मैं खेती करना चाहता हूँ, तो मैं उस जमीन में जो भी वनस्पति उगेगी तो उसका यूज जो होगा वो मैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए करूंगा, ना कि किसी और को दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास जमीन छोटी है और उस जमीन में सिर्फ मेरा ही परिवार का क्या हो सकता है, गुजारा हो सकता है। और दूसरा जो सिचुएशन है वो ये था कि जमीन बहुत टूटी फूटी थी, मतलब रूखी सूखी जमीन हुआ करती थी, बंजर जमीन जिसे हम लोग बोलते हैं, उस टाइप की जमीन हुआ करती थी। तो इस जमीन पे एग्रीकल्चरल करना नामुमकिन ही होता था। रीजन कि ये जमीन या तो छोटी है या तो फिर टूटी फूटी वीरान और बंजर जमीन है। ठीक है, दूसरा जो सिचुएशन था वो था आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी मतलब कि उस समय के लोगों के पास आज के वक्त के जैसे फर्टिलाइजर नहीं हुआ करते थे। ठीक है, ना तो टेक्नोलॉजी हुआ करती थी कि जिसे वो वनस्पति को क्या कर सकते, सुरक्षित कर सके, या फिर वनस्पति को दूसरे जीवों से या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनसे बचा सके। मतलब कि अगर वनस्पति हुई और किसी भी तरह से उस वनस्पति पे खतरा हुआ, तो हमारे पास उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम उस वनस्पति को क्या कर सके, बचा सके। ठीक है, ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी। मतलब आप पुराने मूवीज या फिल्मों में देखे होंगे कि उस समय के जमाने के लोग किस तरह से खेती बाड़ी करते थे। आप लोगों ने देखा होगा कि दो बैल रहते थे, पीछे में उनके हल लगा दिया जाता था, और एक किसान व्यक्ति हुआ करता था जो क्या करता था, उससे खेत को क्या करता था, जोतता था। ठीक है, और उस पे क्या करते थे, अपने मेहनत से सिंचाई करते, पानी डालते, और उसके बाद उस फसल को क्या करे, उत्पाद करते थे। ठीक है,
तो उस जो जमाने की टेक्नोलॉजी थी वो बहुत ज्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी थी, ना कि वहां पर फर्टिलाइजर भी हुआ करता था कि जो बाकी के कीड़े मकोड़ों या इंसेक्ट से उनसे क्या करे, सुरक्षित करे या उन्हें बचा सके। तो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हुआ करती थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ईव। तीसरा जो है, तीसरा सिचुएशन रहता था वो होता है कि डिपेंडिंग रेनफॉल, डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल, मतलब हम लोगों का जो एग्रीकल्चरल था वो उस समय सिर्फ रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट था। मतलब बारिश अगर हुई तो वनस्पति होगी और नहीं हुई तो हमारा खेत क्या रह जाएगा, सूखा रह जाएगा। तो हमारा जो पूरा डिपेंडिंग था वो उस रेनफॉल पे था कि इस साल अगर बारिश हुई तो हमारा खेत होगा और अगर नहीं हुई तो खेती नहीं होगी, हमारा जमीन क्या होगा, वही टूटा फूटा रूखा और बंजर जमीन रह जाएगा। ठीक है, तो ये था तीसरा सिचुएशन उस समय में। लास्ट में जो था वो था लेस प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। उस समय के लोग किसी और के लिए ना खेती बाड़ी करके खुद के लिए करते, सेल्फ सफिशिएंट के लिए करते। मतलब कि हम जो खेत में खेती कर रहे हैं या फिर फसल को उगा रहे हैं वो सिर्फ हमारे परिवार के लिए रहेगी, ना कि किसी के लिए। जैसे सपोज कीजिए कि आज के डेट में खेती बाड़ी कैसी होती है, कि आज के डेट में खेती बाड़ी का सबसे पहला नियम यह है कि अगर हम किसी भी फसल को उगाएं तो उसे किसी मार्केट के सोर्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, उससे बेच सकते हैं, और उससे जो मुझे पैसा अर्न होगा वो मैं किसी अनदर सेक्टर्स में क्या कर सकता हूँ, लगा सकता हूँ अपने अलग रिसोर्सेस को कंजम्पशन करने के लिए। मतलब कि हम उस फसल को बेच के उससे जो पैसा मिलेगा उसे हम किसी अनदर रिसोर्सेस में क्या कर सकते थे, लगा सकते थे। लेकिन उस समय का सिचुएशन ये था कि हम सिर्फ उतना ही उत्पाद करते जितना हमें चाहिए था, जितना हम कंजम्पशन करना चाहते थे। तो ये चार सिचुएशन हुआ करती थी उस समय एग्रीकल्चरल सेक्टर्स में एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कि टूटे फूटे छोटे जमीन है मेरे पास, बंजर जमीन, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, ना तो सफिशिएंट फर्टिलाइजर हुआ करता था, ना तो कोई अनदर टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। ठीक है, आज के जमाने में हम लोग ट्रैक्टर्स एंड अनदर मशीन्स को देखते हैं, लेकिन उस समय के लोग उसी दो बैलों से क्या करते थे, खेत को जोतते थे। ठीक है, और तीसरा क्या था, डिपेंडिंग ऑन रेनफॉल, मतलब कि उस समय के खेती करने वाले किसान लोग पूरे अपने जीवन में डिपेंड होते थे किस पे, रेनफॉल में, कि अगर इस साल बारिश अच्छे से हुई तो हमारा फसल क्या होगा, होगा, और नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा। और चौथा क्या था, लेस प्रोडक्टिविटी एंड लेस प्रोडक्शन। लेस प्रोडक्टिविटी एंड लेस प्रोडक्शन का मतलब कि हम इसे अनदर लैंग्वेज में भी समझ सकते हैं। अगर मैं समझाना चाहूं कि उस समय के जो फसल है उनका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम इन सेंस कि उस समय का जो क्वालिटी होता है वो बहुत ही ज्यादा इम्प्योर होता है, बहुत ही मतलब कमजोर टाइप का रहता है। रीजन, क्योंकि हमारे पास अनदर उपकरण नहीं थे, ना तो अलग हमारे पास रिसोर्सेज थी कि हम लोग क्या कर सके, उस फसल को हेल्दी बना सके। आप लोग देखे होंगे कि अगर पेड़ों को हम सुरक्षित नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे खुद ही क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से कि हमारे उस समय के जमाने में किसान लोगों के पास वैसी टेक्नोलॉजी ना होने के कारण उस समय खेती का जो सफिशिएंसी है वो उतना अच्छा से नहीं हो पाया था, जिसके कारण लेस प्रोडक्टिविटी एंड लेस प्रोडक्शन, या फिर आप बोल सकते थे पुअर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स क्या करते थे, हम लोग बनाते थे या फिर उत्पादन होता था उस समय का। ठीक है, इंडिपेंडेंस ईव का ये वक्त है। अब अगर इसमें कॉलोनियल लागू हुआ, जब इसमें कॉलोनियल लागू हुआ तो ये सिचुएशन क्या हो गया, तो जब इसमें कॉलोनियल लागू हुआ तो सबसे पहला जो सिचुएशन है वो हो गया रेवेन्यू सिस्टम। रेवेन्यू सिस्टम, अब रेवेन्यू सिस्टम को हम अनदर लैंग्वेज में अगर समझाना चाहें तो जमींदार, जमींदार उस समय आ गए थे। जमींदार का मतलब कि अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने उस समय के उन लोगों को टारगेट करना शुरू कर दिया जिनके पास ज्यादा जमीनें हुआ करती थी। ज्यादा जमीनें होने से क्या होता,
अब ब्रिटिश के लोगों ने उस लोगों पे राज शासन करना शुरू कर दिया कि तुम्हारे पास इतने सारी जमीन है, तो हम इस जमीन पे जो भी खनिज पदार्थ, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स होंगे, प्रोड्यूस होंगे, उन पे हमारा हक रहेगा। ये जमींदार को कहा जाता था और जमींदार को फोर्स किया जाता था कि अब तुम क्या करो, अपने जमीन पे खेती करो और फसल को उगाओ, जिसे हम क्या करेंगे, मार्केट में सेल कर सकते हैं। मतलब कंजम्पशन लेस, मार्केटिंग सेल हाई। ठीक है। अब जमींदार को सबसे पहले ये टारगेट दिया जाता कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करें, अपने जमीनों पे काम करवाएं, जिससे वो क्या करेंगे, खेती करेंगे और खेती करने के बाद उनको उस जमीन के फसल के बदले में कुछ पैसे दे दिए जाएंगे। ये कहा जाता था जमींदारों को। तो जमींदार क्या करते थे कि जो किसान लोग हैं उन्हें पकड़ के अपने खेतों में जबरदस्ती या फिर प्यार से काम करवाते और फसल को क्या करते, प्रोड्यूस करवाते। और बाद में जब वो फसल हो जाते, उत्पादन हो जाता, तो अंग्रेजों द्वारा उन पे शासन किए जाने के कारण वो फसलों को क्या करते, बाहर के देशों में बेच दिया करते थे, जिसके कारण जमींदार को कुछ पैसे मिल जाते थे और जो मजदूर हैं उन्हें कुछ अनाज मिल जाते थे अपने डेली बेसिस के या फिर अपने परिवार को पालने के लिए। ठीक है। ये उस समय का रेवेन्यू सिस्टम हुआ करता था, जिसे हम लोग जमींदार सिस्टम भी बोलते हैं। ये कब लागू हुआ, ये कॉलोनियल नियम लागू होने के बाद हुआ। ठीक है। मतलब अंग्रेजों के शासन के वक्त ये वाला काम चालू हुआ। अब दूसरा क्या सिचुएशन आ गया था कि सबसे पहले तो हमें लेस कंजम्पशन करना है। मतलब लेस कंजम्पशन का मतलब क्या हो गया कि लोगों द्वारा कंजम्पशन बहुत कम ज्यादा हो गया और मार्केट सेल क्या हो गया, हाई हो गया। ठीक है। मतलब आप प्रोडक्शन करो लेकिन आप कंजम्पशन नहीं कर सकते, कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है। आप कंज्यूम नहीं कर सकते और कंज्यूम ना करने का सबसे मेन रीजन क्या हुआ करता था कि हम इस अनाज को बाहर के देशों में क्या करेंगे, बेचेंगे और उनसे जो पैसा आएगा वो अंग्रेज सरकार रखते थे, उसमें से छोटा सा हिस्सा जमींदार को दिया जाता था। आप ये सोच सकते हैं कि जमीन पूरी जमींदार की हुआ करती थी, लेकिन उस पे हक जताते थे अंग्रेज। ठीक है। उन्हें कुछ पैसे देके मजदूरों से काम करवाते, जो अनाज उगते उन्हें वो बाहर मार्केट में बेचते और मार्केट में बेचने के बाद उनसे जो पैसा मिलता वो उसमें से थोड़े से पैसे जमींदार को दिया करते थे और थोड़े से अनाज दिया करते थे, ताकि वो अपने डेली बेसिस का जो नीड है, कंजम्पशन है, फूड कंजम्पशन है, इंटेक है, वो क्या कर सके, पूरा कर सके। और लेस कंजम्पशन एंड मार्केट सेल हाई का मतलब क्या होता है कि उस समय के अंग्रेज क्या करते थे कि पंजाब में सबसे ज्यादा खेती हुआ करती थी, पंजाब और सिंध में तो सबसे ज्यादा खेती हुआ करती थी। तो वहां से वो अनाज को क्या करते, उठाते और पाकिस्तान को क्या करते थे, दे दिया करते थे। ठीक है। पाकिस्तान को उस समय इसलिए दिया जाता था क्योंकि उस समय मुगल एम्पायर हुआ करते थे। ठीक है। ये तब की बात होती है जब अंग्रेज और मुगल दोनों हमारे देश में क्या हुआ है, राज करने के लिए आ गए थे। ठीक है। ये उस समय की सिचुएशन हुआ करती थी और अराउंड हम बोल सकते हैं कि अप्रोक्स साथ ही में हुआ करता था। लेकिन ये तब तक चला जब तक हमारे देश को आजादी ना मिल गई। और आजादी हमारे देश को कब मिली थी, 15 अगस्त 1947। ठीक है। तब तक कॉलोनियल नियम क्या हुआ, लागू होते रहा। ठीक है। उसके बाद क्या हो गया, वो खत्म हो गया। अब दूसरा क्या हो गया, तीसरा सिचुएशन फ्रूट क्राइसिस हो गया। ठीक है। फूड क्राइसिस का मतलब क्या हो गया कि खान पान का क्या हो गया, यहाँ पर क्राइसिस हो गया, कमी हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं। अब फूड क्राइसिस का मतलब क्या होता है, समझिए कि जब आपके पास सफिशिएंट भोजन, फूड ना हो, तो उस समय हम लोग बोलते हैं वो फूड क्राइसिस हो जाना है। ठीक है। फूड क्राइसिस का मेन रीजन क्या होता है कि हम अपना सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट है उसको बाहर के देशों में क्या करते थे, बेचते थे। जैसे मैंने कहा आप लोगों से कि उस समय जो प्रोडक्शन हुआ करता था वो वेस्ट पंजाब और सिंध में हुआ करता था, जिसे हम लोग क्या करते थे, पाकिस्तान भेज दिया करते थे। ठीक है। हम नहीं, कॉलोनियल नियम लागू होने के वक्त उस समय के लोगों
जिन्होंने हमारे देश में क्या किया था, शासन किया था, उन्होंने क्या किया, जो भोजन है वो बाहर के देशों में क्या करना शुरू कर दिया, भेजना शुरू किया, पाकिस्तान में भेजना शुरू किया, और फूड क्राइसिस होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि रेवेन्यू सिस्टम जमींदार के द्वारा हुआ, लेस कंजम्पशन और मार्केट सेल को हम लोग बोल सकते हैं फोर्स्ड कम्युनिकेशन हुआ करता था। फोर्स्ड कम्युनिकेशन हुआ करता था। फोर्स्ड कम्युनिकेशन का मतलब कॉमर्शियल एग्रीकल्चरल पे क्या होना, काबू करना, उसे लगाना। ठीक है ना, आप लोग इसे फोर्स कंजम्पशन कम्युनिकेशन बोल सकते हैं या फिर फोर्स्ड कमर्शियल भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, फोर्स कमर्शियल बोलना ही सही रहेगा। फोर्स कमर्शियल का मतलब क्या होता है, इन्हें कंजम्पशन ना करने देना, कंजम्पशन ना हो लेकिन मार्केट में सेल हाई हो। ठीक है, मतलब यहाँ के लोगों क्या जाए, खान पान के ना कारण वो कमजोर पड़ जाए, फूड क्राइसिस होने लग गए। रीजन क्या था कि जो भी अनाज उगते थे, जो सबसे ज्यादा मेनली उगते थे वेस्ट पंजाब में और सिंध में, ठीक है, ये दोनों क्या होने लगे, ये पाकिस्तान इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर दिया शुरू हो गया, वहां पर भेजना शुरू कर दिया, जिससे के कारण हमारे देश के अनाज दूसरे देश में चल गए और हमारे देश में क्या आ गया, फूड क्राइसिस आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कॉलोनियल नियम जब लागू हुआ तो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में क्या इफेक्ट पड़ा, उस समय के इंडस्ट्रियल सेक्टर्स क्या हुआ करते थे, और कॉलोनियल नियम लागू होने के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर्स कैसे हो गए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा, और जाते जाते आप लोगों के लिए मैं जब मैं YouTube में वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोग इसका पूरा नोट्स देख सकते हैं, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का क्लास अगर मैं समझा पाया आप लोगों को अच्छे से और आप लोग समझ भी गए अच्छे से, तो आप लोग उस नोट्स को क्या कर सकते हैं, अपने नोट्स में उतार सकते हैं, नोटबुक में, ताकि एग्जाम में आपको एक बहुत ज्यादा रैपिड मेमोराइजेशन हो जाए, ताकि कि आप लोग एग्जाम में क्या कर सके, उसके हेल्प से आप लोग एग्जाम में उसको अटेम्प्ट कर सके, और जिसके कारण आपका सब सिलेबस भी क्या रहेगा, कंप्लीटेड रहेगा, आपका नॉलेज भी क्या रहेगा, मैक्सिमाइजेशन पे रहेगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही हम लोग रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग